बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टरों के प्रकार में अगला पार्ट है इसका लंबकोणीय एकांक सदिश ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है। आपको समान वेक्टर बताया गया है, विपरीत वेक्टर बताया गया है, एकांक वेक्टर बताया गया है। उसी क्रम में देखते हैं हम लोग कि लंबकोणीय एकांक सदिश यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है। लंबकोणीय अक्षों x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष की दिशाओं में तीन अक्ष होते हैं, ऐसे हम बनाते हैं। अगर मान लीजिए यह x अक्ष है और इसको मान लेते हैं ये y अक्ष है और इसको मान लेते हैं इधर z अक्ष है। ऐसे एक प्लेन में 3D होता है, अगर x है y है तो z ऐसे है, इसको हमने इधर खींच दिया। x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष की दिशाओं में एकांक सदिश i यूनिट वेक्टर i j k कैप लगाएंगे, i j k के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी यूनिट वेक्टर जो i होता है वो x अक्ष की दिशा को, देखिए i j के तीन यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर के बारे में बताया गया है आपको, इसका मैग्नीट्यूड परिमाण 1 होता है, लेकिन यह डायरेक्शन को बताता है। तो i जो यूनिट वेक्टर i होगा वो x अक्ष की डायरेक्शन को बताएगा, यूनिट वेक्टर जो j होगा वो y अक्ष की डायरेक्शन को बताएगा और यूनिट वेक्टर k होगा वो z अक्ष की डायरेक्शन को बताएगा। तो ऐसे मान लीजिए इधर यूनिट वेक्टर i बना दे रहे हैं, ये यूनिट वेक्टर i हो गया, इधर जो है यूनिट वेक्टर j हो गया और इधर यूनिट वेक्टर k हो गया। ऐसे i j k यूनिट वेक्टर i j k क्रमशः x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष की दिशाओं में डायरेक्शन को बताता है। इन्हें लंबकोणीय एकांक सदिश, सदिश मतलब वेक्टर, लंबकोणीय एकांक और सदिश न लिख करके हम लोग वेक्टर लिखेंगे, कोणीय एकांक वेक्टर कहते हैं। स्थिति सदिश क्या होती है? पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? किसी निर्देश बिंदु, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर निर्देश बिंदु हम मान लेते हैं, इसका मूल बिंदु है वो मूल बिंदु के सापेक्ष अन्य बिंदु की स्थिति। कोई यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट है P, कोई अन्य बिंदु है कहीं भी इस रेफरेंस में, के सापेक्ष अन्य बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश। अगर इस मूल बिंदु से, अगर इसको हम मिला दें ऐसे, मूल बिंदु से बिंदु P को ऐसे मिला दिया जाए, ऐसे इस तरह से प्रदर्शित करने वाला सदिश जो वेक्टर बन गया, उस बिंदु पर स्थिति वेक्टर कहलाता है। इसको बोलेंगे, OP को बोलेंगे स्थिति वेक्टर। इसे वेक्टर R से व्यक्त करते हैं। लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर OP। यहाँ वेक्टर R से लिखते हैं इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो बिंदु P का स्थिति वेक्टर, वेक्टर R इक्वल टू क्या लिखेंगे? वेक्टर OP। कोई भी पॉइंट हो, अगर कोई पॉइंट माने से समझिए कहीं पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से मूल बिंदु को अगर हम जोड़ दें, मिला दें, तो जो वेक्टर कहलाएगा, कौन सा वेक्टर कहलाएगा? वो पोजीशन वेक्टर, स्थिति वेक्टर। विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? यदि गति करते किसी कण की दो अलग अलग समयों पर स्थितियां क्रमशः P व Q हैं, तब वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर PQ कण का विस्थापन सदिश कहलाता है। इसको ऐसे समझिए, कोई एक पार्टिकल है, पहले वो पॉइंट P पर है, तो पॉइंट P पर है तो कहेंगे OP इसका क्या है? पोजीशन वेक्टर है। और किसी क्षण टाइम T के बाद से वो चलते चलते कहाँ पहुँच गया? Q पर। जब Q पर पहुंचा तो उस समय का पोजीशन वेक्टर है OQ। यह कहलाएगा आपसे O से जो Q डिस्प्लेसमेंट हुआ है,
ये कहलाता है आपका विस्थापन वेक्टर। इसको लिखते हैं वेक्टर आर से। तो ओपी क्या है? ओपी कहलाता है पोजीशन वेक्टर, R1 है। और जब वो पार्टिकल P से चलते चलते आ गया है Q पर, तो उस समय यहाँ पर पार्टिकल जब यहाँ पर स्थित है, उस समय इसका पोजीशन वेक्टर है R2। तो विस्थापन वेक्टर इसको ऐसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन वेक्टर PQ इक्वल टू OQ माइनस OP, या PQ की वैल्यू है वेक्टर R इक्वल टू R2 माइनस R1। यह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1 है और यह हमारा पोजीशन वेक्टर R2 है, पोजीशन वेक्टर R1 है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R है। तो लिख देंगे R इक्वल टू R2 माइनस R। वेक्टर वह वेक्टर है जो यह दर्शाता है कि वह दिए गए समयांतराल T में कण कितना और किस दिशा में विस्थापित हुआ। यहाँ पर PQ इक्वल टू, देखिए PQ इक्वल टू OQ माइनस OP, OQ माइनस OP, यानी फाइनल जहाँ पे पहुँच रहा है वहाँ का पोजीशन वेक्टर और माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टरों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टरों को जोड़ने के लिए हम साधारण बीजगणित के नियम का प्रयोग नहीं करते हैं, इनको वेक्टर के नियम से जोड़ते हैं। और वेक्टर के नियम से जोड़ने के लिए हमारे पास दो नियम हैं। उन दो नियमों में से नाम है, पहला है वेक्टर योग का त्रिभुज नियम और दूसरा है वेक्टर योग का समांतर चतुर्भुज नियम। वेक्टर योग का त्रिभुज नियम और दूसरा है वेक्टर योग का समांतर चतुर्भुज नियम। इसमें से हम सेकेंड रूल को जो है देखेंगे, इसलिए देखेंगे इसको कि कहीं पर भी पैरेललोग्राम बना लेते हैं, वहाँ पर वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड जो है निकाल लेते हैं। तो ज़्यादा है तो दोनों नियम लगभग एक ही तरह का रिजल्ट तो दोनों एक ही देगा, लेकिन हम पढ़ेंगे वेक्टर योग का समांतर चतुर्भुज नियम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? यदि किसी कण पर किसी क्षण दो वेक्टर P व Q परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित होते हैं, तो बात को समझिए, यदि किसी कण पर कोई पार्टिकल है, उस पर दो वेक्टर है P और Q, परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित होते हैं, तो उनका परिणामी मतलब P और Q का परिणामी योग वेक्टर R, योग को क्या लिखेंगे? R, तथा दिशा R दिशा तथा परिमाण में उसी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उक्त वेक्टरों के परिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है। इसे मान लीजिए एक पार्टिकल है, इस पर दो वेक्टर लग रहे हैं, एक मान लीजिए ऐसे इधर P है और एक वेक्टर ऐसे क्या है Q है, ये वेक्टर P है और वेक्टर Q है। इससे हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। दो डायरेक्शन दिया हुआ है, दो भुजाएं दी गई हैं, तो जितना एंगल का कोण यहाँ पे बन रहा है इसको आगे बढ़ा देंगे और उतने एंगल का कोण ऐसे बना देंगे। अगर यह Q है तो ये भी क्या हो जाएगा Q, और जब इसको मिला देंगे ऐसे तो ये बन गया पैरेललोग्राम। तो वेक्टर P और वेक्टर Q का जो परिणामी होता है, इस पैरेललोग्राम का जो विकर्ण है इसको डायगोनल बोलते हैं। इस डायगोनल यही इसका रिजल्टेंट होता है R। और देखिएगा कह रहा है R दिशा तथा परिमाण में उसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होता है, उक्त वेक्टरों के परिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता हो। तो दोनों वेक्टरों का जो परिच्छेद बिंदु है यहीं से यह होकर के क्या होगा, गुजरेगा। यह हमें R की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम आपको बता रहे हैं।
दो वेक्टर ए व बी के बीच का कोण, ए बी न मान करके आप पी क्यू माने हैं, पी क्यू मान लीजिए। वेक्टर पी व क्यू के बीच का कोण थीटा है, ऐसे। तो हम क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर बना दे रहे हैं ऐसे, एक वेक्टर पी है और एक वेक्टर हमारा ऐसे क्यू है। यह है वेक्टर क्यू और यह है वेक्टर पी, इनके बीच का एंगल है थीटा। हमने क्या किया, इस वेक्टर पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमने इस वेक्टर को आगे की ओर डॉटेड लाइन से बढ़ाया और j डिग्री का कोण है यहाँ पर थीटा, उतने डिग्री पर एक बनाया वेक्टर q, ऐसे बना दिया वेक्टर q, ये वेक्टर q है। और क्या किया हमने, इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया। यह वेक्टर किसके बराबर है, p के बराबर है। एक पैरेललोग्राम बन गया। इसका जो परिणामी होता है, अगर मूल बिंदु अगर यह O है तो इसका जो परिणामी होता है दोनों वेक्टरों के परिच्छेद बिंदु से निकलेगा और एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है इस R के बराबर होगा, यही कहलाता है परिणामी। अगर मान लीजिए इस पॉइंट को नाम पॉइंट रखा जाए, नाम इसका A B C D, ये पैरेललोग्राम है और D से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ऐसे, इसी से एक परपेंडिकुलर मान लीजिए है E। यह एंगल थीटा था तो ये भी एंगल कितना बनाया गया था, थीटा। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। हमें R की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या करनी है, हमें R की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। माना दो वेक्टर P व Q के बीच का कोण थीटा है। अब बस हमको ये दिया हुआ है, P दिया है, Q दिया है, बीच का एंगल क्या दिया है, थीटा दिया है। हमें R की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए हमने क्या किया, C से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ पर E परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब इसको हम निकाल रहे हैं R की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो देखिए इसमें जो ट्रायंगल आपका दिखाई दे रहा है BEC, लिखेंगे समकोण त्रिभुज BEC में एक बार साइन लीजिए और एक बार कॉस ले लीजिए। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब होगा आपका CE और कर्ण होगा आपका BC। तो यहां से आपका CE बराबर आ गया, CE बराबर, और BC की जो वैल्यू है वो Q है, तो लिखेंगे वेक्टर Q साइन थीटा। एक बार कास ले लेते हैं इसी में, कास थीटा बराबर हो जाएगा ये आधार BE अब बटे कर्ण BC। तो यहां से देखिए कर्ण है BC, तो BE हो जाएगा यहाँ से BE बराबर, BC की वैल्यू कितनी है, Q है, तो वेक्टर Q cos थीटा। दो पॉइंट हमें BE निकल गया, ऐसे देखिए ये BE निकल गया और CE निकल गया। इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर निकल गया और बेस निकल गया। ये जो बड़ा ट्रायंगल है OEC, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर लिखते हैं समकोण त्रिभुज O नहीं बल्कि इसको A माना गया है, AEC कर दे रहे हैं। समकोण त्रिभुज AEC में AEC में अब पाइथागोरस का अगर प्रमेय लगाया जाए, इसमें पाइथागोरस का प्रमेय, तो क्या होगा देखिए, AE का वर्ग प्लस में A, इसका डायगोनल क्या होगा AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। अब AE को लिख सकते हैं AB प्लस BE, AB प्लस BE का होल स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। इसको तोड़ दिया जाए तो हो जाएगा ये AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BE प्लस
EC का स्क्वायर, सबकी वैल्यू को पुट कर दें तो ए बी क्या है, वेक्टर P है, तो लिखेंगे P स्क्वायर, मैग्नीट्यूड केवल लिख रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड P स्क्वायर। BE की वैल्यू क्या है, BE देखिए BE की वैल्यू है Q cos थीटा, तो लिखेंगे Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, AB की वैल्यू है P और BE की वैल्यू है Q cos थीटा प्लस EC या C की वैल्यू है Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। केवल हमने मैग्नीट्यूड लिखा, जैसे वेक्टर Q है तो वेक्टर Q का परिमाण क्या होता है, मॉड वेक्टर Q या केवल Q, तो हमने केवल मैग्नीट्यूड परिमाण को लिखा गया है केवल इसमें। और AC की वैल्यू है R, तो लिख दिया यहाँ पर R स्क्वायर, AC है वेक्टर R है, इसका परिमाण क्या हो गया R स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पे R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। देखिए Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक पास लिखेंगे तो Q स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, रिजल्टेंट आ गया R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये फार्मूला हमारा हो गया, रिजल्टेंट था। या कर सकते हैं केवल अगर R लिख रहा हो R, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये थीटा क्या होता है, वेक्टर, दो वेक्टर जो हमारे हैं उन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल होता है, कोण होता है, और PQ का परिणामी क्या होता है, R होता है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, योग है ये, R होता है। तो फार्मूला याद रहना चाहिए, R बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब आता है ये प्रश्न कि ये तो रिजल्टेंट R निकल गया, अब इसका डायरेक्शन किधर होगा। डायरेक्शन परिणामी की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। वेक्टर R की दिशा, जो परिणामी हमारा वेक्टर R है इसका डायरेक्शन इधर होगा। मान लेते हैं परिणामी वेक्टर R है, वेक्टर P से अल्फा कोण बनाता है, माना परिणामी R वेक्टर P से अल्फा कोण बनाता है, मान लेते हैं अल्फा कोण बनाता है, तो हमें अल्फा ज्ञात करना है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OEC में, AEC में tan अल्फा बराबर, tan ले लेंगे, tan अल्फा बराबर लंब है CE और आधार हो जाएगा AE, यह हो जाएगा CE अपान AE को AB प्लस BE, या यह हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू CE की जो वैल्यू आई थी याद करिए, ये वेक्टर क्या है, Q है, तो ये भी वेक्टर Q है, तो Q साइन थीटा क्या आया था, Q साइन थीटा, और AB की वैल्यू है P प्लस इसकी वैल्यू आया था Q cos थीटा। ये भी एक फार्मूला हो गया, ये याद रहना चाहिए, tan अल्फा इक्वल टू Q साइन थीटा अपान P प्लस Q cos थीटा। थीटा और अल्फा दो कोण है, थीटा कौन सा कोण है, वेक्टर, जहां थीटा बराबर लिख दीजिए वेक्टर P व वेक्टर Q के बीच का कोण है, और अल्फा किसके किसके बीच का कोण है, परिणामी वेक्टर R और वेक्टर P के बीच का कोण है। वेक्टर R व वेक्टर
P के बीच का कोण है। अगर मान लीजिए यहां पर लिख रहे हैं नोट कर लीजिए आप, नोट में नंबर 1, यदि दोनों वेक्टर वेक्टर P और वेक्टर Q आपस में बराबर हो, अर्थात मॉड वेक्टर P बराबर मॉड वेक्टर Q, दोनों वेक्टर बराबर है, तो जहां जहां P है वहां वहां Q रख दे, जहां जहां Q है वहां वहां P लिख दे। तब क्या होगा देखिए, tan अल्फा बराबर P साइन थीटा अपान P प्लस P कास थीटा। जहां जहां Q है वहां पर, क्योंकि P और Q दोनों आपस में बराबर हैं, तो ऊपर हो गया P साइन थीटा और नीचे P कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस कास थीटा, P से P कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से, और नीचे 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, यह 2 से 2 कैंसिल, कास थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल, तो बचा साइन थीटा बाई 2 बटे कास थीटा 2 बाई, तो यह हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अब आइए यहां पर देखिए, tan अल्फा बराबर आ गया tan थीटा बाई 2, तो ये बताइए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो एक रिजल्ट हमको ये मिलता है कि जब दो वेक्टर आपस में बराबर हो, ध्यान दीजिए, जब दो वेक्टर आपस में बराबर हो, ये भी 5 न्यूटन का है, ये भी 5 न्यूटन का है, दोनों बराबर हो, कोई 5 ही नहीं, जो भी हो बराबर हो, तो उनका जो परिणामी होगा वो दोनों वेक्टरों के ठीक बीच से होके आएगा। देखिए अल्फा बराबर, जो ये अल्फा है, ये इस थीटा बाई 2 पूरे कोण का क्या है, आधा है। देखिए अल्फा बराबर थीटा बाई 2, ये नीचे वाला अल्फा है, अब टोटल ये जो कोण है, पूरा जो कोण है ये थीटा है, तो अल्फा बराबर थीटा बाई 2 का मतलब क्या हुआ, थीटा बाई 2 दोनों के बिल्कुल बीच से होके आएगा। कब, जब दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, बराबर हो। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। जब दो वेक्टरों का परिमाण आपस में बराबर होता है तो उसका परिणामी दोनों वेक्टरों के ठीक बीच से होकर जाता है। आपको बताएं, अगर मान लीजिए एक वेक्टर है, ऐसे P बराबर मान लीजिए है 10 मीटर, और एक और वेक्टर है Q बराबर है ये अभी 10 मीटर। अगर इसके बीच का कोण मान लीजिए 60 अंश है, तो परिणामी ठीक बीच से होके जाएगा, ऐसे ठीक बीच से R होके जाएगा, और वेक्टर P से कई डिग्री का कोण बनाएगा, ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। या इसका उल्टा सुन लीजिए, उल्टा भी इसका रिवर्स भी होता है। यदि दो वेक्टरों का परिणामी ठीक बीच से होके जाता है तो दोनों वेक्टर आपस में बराबर होंगे। ये भी उसका उल्टा होना, रिवर्स भी होना चाहिए। यदि कि दो वेक्टरों का परिणामी है, रिजल्टेंट है, वो कहां से होके जा रहा है, बिल्कुल दोनों वेक्टरों के ठीक बीच से होके जा रहा है, तो कह सकते हैं वो दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसे याद रखना है।